हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे होंगे। अब देखिए, हमारा अभी कोऑपरेटिव चल रहा है। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर करंट अफेयर का क्या करना है या न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वगैरह वगैरह। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रोज आपको 2 न्यूज़पेपर्स डालते हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। मेहरबानी करके दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं। इनफैक्ट अगर आप एक पढ़ रहे हैं, वो भी ऊपर ऊपर से ही देख रहे हैं, वो आपके लिए काफी हो जाएगा। यू आर नॉट सेटिंग फॉर यूपीएससी, जहां पर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा डेली न्यूज़पेपर का। फाइन। सो उसके लिए अगर आपको न्यूज़पेपर बड़ा ही जिस्ट में चाहिए, यानी तेजी से एक न्यूज़पेपर आपको आधे 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए, उसके लिए यूट्यूब पे जाइए, आपको बायजूस में चले जाओ या आपकी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको आधे घंटे के अंदर पूरे न्यूज़पेपर का एनालिसिस देती है। फाइन। अब आपको हिंदू अगर पढ़ने की या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की आदत नहीं है, ऐसी सिचुएशन में यू कैन स्किप द न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर मत पढ़ो, हम डायरेक्टली करंट अफेयर पढ़ेंगे। फाइन। क्योंकि वो सारी न्यूज़ जो वहां पर उन्होंने कवर की होती है वो हम मंथली मैगजीन से कवर कर लेंगे। अब देखिए, आपका करंट अफेयर बहुत ही बड़ा फील्ड है, बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है। इसमें आपको रेंज ऑफ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। उन्होंने एक सिंपल लाइन डाल दी, इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसमें सब कुछ आ जाएगा। फाइन। अब हमें यह देखना है कि कौन सी चीजें न्यूज में है जिसको मैगजीन्स वाले कवर करते हैं, और उन्हीं न्यूज को हम कवर करेंगे। फाइन। वो चलेगा आपका जब इनमें से कोई आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोऑपरेटिव का हिस्सा जैसे ही कम हो जाएगा, तो फिर जाके मैं करंट अफेयर आपका शुरू कर लूंगा। उसमें मेरा प्लान ये है कि हम पीडीएफ लेंगे और वो मैं आपको लैपटॉप से पढ़ाऊंगा, और वहां पर विल सी कि किस तरीके से कौन कौन सी न्यूज कवर हुई है, चाहे वर्ल्ड ओवर और इंडिया के अंदर कौन कौन सी न्यूज अक्रॉस पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, इन सारे फील्ड्स में कौन कौन सी न्यूज कवर हुई है, विल बी कवरिंग दैट। फाइन। वी वॉन्ट गो इनटू मच डिटेल जितना कि यूपीएससी के लिए चाहिए होता है, बट जेकेपीएससी के लेवल तक तो हम कर ही लेंगे। फाइन। सो दैट इज योर करंट अफेयर। देन देर इज वन मोर क्वेश्चन। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं, सर इसके लिए क्या और कोई मटेरियल पढ़ना है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं क्या इसके लिए और कुछ पढ़ना है या ये सफिशिएंट हो जाएगा। देखिए, दिस इज सो वेग कि हम नहीं बोल पाएंगे कि आपके लिए दिस पर्टिकुलर सोर्स इज सफिशिएंट फॉर यू, बिकॉज वी डोंट नो कि आपका कहां से क्वेश्चन वो डाल दे। तो करंट अफेयर ले लो या कोई और बुक ले लो, खासकर जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में सर ने आपको बहुत ही प्रिसाइज एंड प्राइमरी सोर्सेज बताए, तो वो तो आपको करने पड़ेंगे, मोरलेस वहां से कवर हो जाएगा। बट करंट अफेयर एक इतना बड़ा टॉपिक है कि हम उसके लिए एक प्रिसाइज सोर्स नहीं बता पाएंगे आपको कि यहां से आपको कवर करने की जरूरत है। तो ये मल्टीपल सोर्सेज से कवर करके आपको एक जगह पर हम कंपाइल करके दे देंगे, तो आपको वो भी मिल जाएगा और उसका वीडियो भी मिल जाएगा कि किस तरीके से करंट अफेयर हम कवर करेंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव्स में मैं मटेरियल डेली शेयर करता हूं आपके साथ, जितना भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा शेयर विद मी। फाइन। उसको हम सर्कुलेट करेंगे। इनफैक्ट मैंने मेजॉरिटी सोर्सेज को कवर करके ही आपका जो पीडीएफ है वो बनाया है। फाइन। तो तब जाके मैं आपको वो शेयर करता हूँ। उसके बाद आमिर सर आएंगे, उनका भी प्रोसीजर वैसा ही है। सो दीज आर सम ऑफ द डाउट्स जो बच्चों को थे, जिनको मैं क्लियर कर चुका हूं। अब आज हमें पढ़ना है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ICA। तो ये कहां से आ गया? देखिए, कल हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट में इसका ओरिजिन हमने पढ़ा, और ओरिजिन हमने इंडिया की बात नहीं की, हमने वर्ल्ड ओवर ग्लोबल लेवल पर बात की। तो हमने देखा स्कॉटलैंड से फेनविक वीवर सोसाइटी वगैरह वगैरह, फिर धीरे धीरे कैसे वो पहुंचा इंग्लैंड में, फिर जर्मनी में, फिर वहां से कुछ थिंकर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, फिर वहां से फिर आपका रॉचडाइल्ड प्रिंसिपल्स आए वगैरह वगैरह, जो हमने कल के लेक्चर में देख लिया। अब कल के लेक्चर में एक जो आपका रॉचडाइल्ड प्रिंसिपल वाला हिस्सा था, उसमें एक 6th इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। वो क्या था? cooperation among the cooperatives. Now this is a very important pillar, very important principle of cooperative movement. कि रॉचडाइल्ड पायनियर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो भी कॉपरेटिव्स होंगे, चाहे एक रीजन के अंदर, चाहे नेशनल लेवल पर, चाहे ग्लोबल लेवल पर, जो भी कॉपरेटिव्स है, हमें उन कॉपरेटिव्स के बीच में कोऑपरेशन बढ़ानी चाहिए। बिकॉज उनका मकसद एक ही है, एक दूसरे की हेल्प करना, सोसाइटी के बारे में सोचना। फाइन। प्रोड्यूसर्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, अच्छी क्वालिटी का खाना देना, अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करना, अच्छे प्राइस पे प्रोवाइड करना, मोरलेस यही मकसद होता है कोऑपरेटिव का। फिर चाहे वो किसी भी अलग अलग सेक्टर में काम करे।
हाउसिंग सेक्टर में काम करे, क्रेडिट सेक्टर में काम करे, एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करे, बिजनेस में काम करे, वगैरह वगैरह, आप कहीं भी काम करो लेकिन प्रिंसिपल्स जो है वो तो वही रहेंगे। फाइन। तो हमने ये देखा कि जहां पर भी कोऑपरेटिव्स है, नो डाउट कि वो अलग अलग सेक्टर्स में हो सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच की कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए हम कोऑपरेटिव फेडरेशन बनाते हैं। कोऑपरेटिव फेडरेशन यानी चंद कोऑपरेटिव्स मिलकर, चंद कोऑपरेटिव्स, अब पहले तो कुछ मेंबर्स आते थे, वो मेंबर्स मिलकर कोऑपरेटिव बनाते थे, फिर ये कोऑपरेटिव, वो कोऑपरेटिव, और ऐसी कोऑपरेटिव्स मिलकर एक फेडरेशन बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं। तो कोऑपरेटिव यूनियन बनता है, कोऑपरेटिव फेडरेशन बनता है। फाइन। तो ये एक असल में जो सिक्स्थ प्रिंसिपल था रॉचडेल का, रॉचडेल पायनियर्स का जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है, दैट इज द कोऑपरेशन अमंग द कोऑपरेटिव्स, उसको दिमाग में रखते हुए हम कोऑपरेटिव फेडरेशन बनाते हैं, कोऑपरेटिव यूनियंस बनाते हैं, जहां पर अब इन सारे कोऑपरेटिव्स की ट्रेनिंग होगी, या फॉर एग्जाम्पल उनके मैनेजमेंट के बारे में उनको स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एजुकेशन होगा, रिपोर्ट दी जाएगी, वैल्यूज क्रिएट किए जाएंगे, उनको ये समझाया जाएगा कि क्या इंपैक्ट हो सकता है अगर इस तरीके से काम किया जाएगा, हमें किस तरीके से चलना चाहिए, वगैरह वगैरह। उनकी रिपोर्ट पब्लिश होगी कि कहां से कोऑपरेटिव्स कौन सी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फाइन, किस फील्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये सारा जो मैनेजमेंट है, ये सारा जो रिपोर्ट दी जाएगी, ये यही फेडरेशन या यही यूनियन देती है रिगार्डिंग दोज कोऑपरेटिव्स। तो हमने देखा इस सिक्स्थ प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए अलग अलग जगह पर दुनिया में फेडरेशंस बनती गई, अलग अलग यूनियंस बनते गए। तो हमने देखा कि सपोज मिडिल ईस्ट में कोऑपरेटिव फेडरेशन बनी, आपने देखा ईस्ट एशिया में कोऑपरेटिव फेडरेशन बनी, आपने देखा अफ्रीकन कंट्रीज में कोऑपरेटिव फेडरेशन बनी। ऐसे ही करते करते 300-400 कोऑपरेटिव फेडरेशंस पूरी दुनिया में फैली पड़ी है। तो हमने फिर क्या सोचा, हमने सोचा कि अब ये अलग अलग फेडरेशंस जो पूरी दुनिया में है, जो कोऑपरेटिव्स की है, क्यों ना हम टॉप पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो इन सारी कोऑपरेटिव फेडरेशंस के ऊपर भी एक यूनियन डेवलप होगा। फाइन, एक यूनियन की तरह काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, नाम सुना होगा आपने। जैसे इंडिया का पूरा मॉनेटरी सिस्टम कौन देखता है? आरबीआई। फाइन, ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स का मॉनेटरी सिस्टम कौन देखता है? फेडरल रिजर्व। इंग्लैंड का कौन देखता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो ये अलग अलग बैंक्स है जो अपने अपने एरिया में काम करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का मॉनेटरी सिस्टम कौन देखता है? जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स, उसको हम कहते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। वो स्विट्जरलैंड में। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट किन्होंने बनाया? 66 सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर के मिलकर एक ऊपर बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बनाता है, जिसकी वजह से फिर बेसल नॉर्म्स आते हैं कि आपको अपना बैंकिंग सेक्टर कैसे चलाना चाहिए। तो ये ऊपर एक बैंक बैठा है जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया भर में कोऑपरेटिव्स है, दुनिया भर में कोऑपरेटिव फेडरेशंस है। तो हमने कहा कि क्यों ना इन फेडरेशंस का, क्यों ना इन कोऑपरेटिव्स का ऊपर एक यूनियन बनाया जाए, एक बड़ा सा कोऑपरेटिव यूनियन बनाया जाए जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट गाइडलाइन प्रोवाइड करता है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स को। अब इसी कोऑपरेटिव यूनियन को जो हमने ऊपर बनाया, इसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। फाइन। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, अलग अलग कोऑपरेटिव फेडरेशंस है। तो उनके ऊपर हमने एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से एक अलायंस बनाया जिसको हम कहते हैं ICA, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो अलायंस का जो मोटो है, मोटो क्या है? यूनाइटिंग, सर्विंग, रिप्रेजेंटिंग कोऑपरेटिव्स वर्ल्ड वाइड। यानी इसका मकसद क्या है कोऑपरेटिव अलायंस का? यूनाइटिंग, यानी हम दुनिया भर के कोऑपरेटिव्स को यूनाइट कर रहे हैं एक अम्ब्रेला के अंडर। दूसरा क्या है? सर्विंग, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएगी, उनको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन होगा दुनिया भर के कोऑपरेटिव्स के लिए तो वो उनको सर्व करेगा। उसके बाद उनको रिप्रेजेंट करेगा दुनिया भर में। तो दुनिया भर में जब कोऑपरेटिव्स इंटरनेशनली, जब कोऑपरेटिव्स की रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, वहां पर ICA जरूर होता है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस।
तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे जब कोऑपरेटिव शुरू हुई, कैसे आज हम आईसीए तक पहुंचे हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको पूरा वो बैकड्रॉप दिया इसका। आज हम देख रहे हैं कि ये आईसीए ही है अब जो इस लेवल तक हम पहुंचे हैं, जहां पर कोऑपरेटिव्स का एक इंटरनेशनल अलायंस बना है, जिसने सारे कोऑपरेटिव्स को यूनाइट किया, उनको सर्व किया और उनको रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में। और ये आईसीए कब बनता है? 1895 में। तो 1895 में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस बनता है। फाइन। अब इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने फंक्शन किया, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन था इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का, दैट इज इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी दी। तो ये क्या है? अब देखिए, आईसीए अब आपका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइट करने का काम करता है, सर्व करता है और रिप्रेजेंट करता है कोऑपरेटिव्स को दुनिया भर में। अब यही वो इंस्टीट्यूशन और यही वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसके पास ये हक है या जिसके पास ये वैलिडेशन है कि वो एक कोऑपरेटिव्स को डिफाइन करे, कोऑपरेटिव्स के वैल्यूज क्या है उसको डिफाइन करे। फाइन। कोऑपरेटिव्स के क्या वैल्यूज है, कोऑपरेटिव्स की क्या डेफिनेशन है, कोऑपरेटिव्स के क्या प्रिंसिपल्स है, ये सारा यही ऑर्गेनाइजेशन बोल सकती है, जो आपको फिर गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर में आपको एग्जांपल दी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की, तो वही बैंक बोल सकता है कि बैंकिंग सेक्टर में चीजों को डिफाइन कर सकता है, वैल्यूज बता सकता है, प्रिंसिपल्स बता सकता है। बिल्कुल ऐसे ही आईसीए भी अपने कोऑपरेटिव्स की डेफिनेशन देता है, किसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, उनके वैल्यूज क्या होने चाहिए, उनके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए। और ये आपका जो इन डेफिनेशन एंड वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेटिव आइडेंटिटी। सो इस स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी में है क्या? असल में वो डिफाइन करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, उनके वैल्यूज क्या होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ये है स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी। और ये कौन देता है? आईसीए, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो आईसीए ने 1995 में इस स्टेटमेंट को अडॉप्ट किया। तो क्वेश्चन में आ सकता है, व्हेन वाज द स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी अडॉप्टेड बाय आईसीए? एंड दैट इज 1995। तो 1995 में स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी को आईसीए अडॉप्ट करता है। उस स्टेटमेंट में है क्या? द डेफिनेशंस एंड वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और इस डेफिनेशन को मैंने आपके पीडीएफ में ऑलरेडी दे दिया है, वो अपलोड हो चुका है, प्लीज गो थ्रू इट। वो वही है जो हम पिछले 3-4 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, वही एग्जैक्टली वही चीज। उसके बाद स्टेटमेंट तो देख ली, तो आईसीए का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको समझ आ गया कि इसने क्या दिया? स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद आपको यह भी समझना है कि ये क्या है? इट्स ए नॉन गवर्नमेंटल कोऑपरेटिव फेडरेशन या कोऑपरेटिव यूनियन। ये नॉन गवर्नमेंटल है, यानी ये इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फाइन। तो आईसीए इज नॉट ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन and it is actually a cooperative union, or we can say it is actually a cooperative federation. फाइन। तो दुनिया भर के कॉपरेटिव्स का मिला जुला कर ये ऑर्गेनाइजेशन आपने टॉप पर बनाई है, और ये है आपका आईसीए जो एक एनजीओ है। उसके बाद फाउंडेड इन 1895, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अभी जो आपका आईसीए है इस वक्त, आपका आईसीए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, मैंने आपको बोला इसका मोटो क्या है? यूनाइटिंग, सर्विंग एंड रिप्रेजेंटिंग कोऑपरेटिव्स वर्ल्ड वाइड। तो ये रिप्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वक्त आपका आईसीए दुनिया में 313 कोऑपरेटिव फेडरेशंस को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड वाइड, जो ये फेडरेशंस 109 कंट्रीज में फैली हुई है, यानी 100 से ज्यादा कंट्रीज में ये सारी फेडरेशंस फैली हुई है। 313 फेडरेशंस की रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली कौन करता है? आईसीए। सो आईसीए रिप्रेजेंट्स 313 कोऑपरेटिव फेडरेशंस इन 109 कंट्रीज। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं है, कोऑपरेटिव फेडरेशंस की भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। यानी आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पर
यू हैव अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, यहां पर, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपकी ये फेडरेशन बन गई, कोऑपरेटिव फेडरेशन। फिर एक और कोऑपरेटिव फेडरेशन जिसमें अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर एक और कोऑपरेटिव फेडरेशन जिसमें अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ऐसी कोऑपरेटिव फेडरेशंस 313 फेडरेशंस को, जो 109 कंट्रीज में फैली हुई है, उन सब की रिप्रेजेंटेशन इंटरनेशनली कौन करता है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, आईसीए। फाइन, तो रिप्रेजेंटेशन की जाती है एंड ये 109 कंट्रीज में जो लोग इन्वॉल्व है कोऑपरेटिव्स में, इट इज मोर देन 100 करोड़ पीपल, more than 1 billion people which are involved in cooperatives that are represented by cooperative federations of those areas, and those cooperative federations are represented by International Cooperative Alliance internationally, worldwide, globally. फाइन, तो आप ये देख रहे हैं, ये जो 109 कंट्रीज में 313 कोऑपरेटिव फेडरेशंस है जिनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, इट कवर्स मोर देन 100 करोड़ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। फाइन, उसके बाद यू हैव टू, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अब ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस आपका शुरू हो गया, 1895 में शुरू हो गया। अब 1895 में इन्होंने फॉर एग्जांपल गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, वैल्यूज बताने हैं, प्रिंसिपल्स बताने हैं कोऑपरेटिव्स के, वो तो उन्होंने स्टेटमेंट में ऑलरेडी कर दिया था। फाइन, उसके बाद कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो शुरू हुई थी आपके स्कॉटलैंड से, वो धीरे धीरे कैसे फैल रही है, उसकी स्केल क्या है, कि कोऑपरेटिव मूवमेंट दुनिया में कहां पहुंच रही है, क्या डूब रही है या एक्सपैंड हो रही है, ये सारा स्केल ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट बताने के लिए, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दुनिया भर को दिखाने के लिए कि कोऑपरेटिव मूवमेंट किस लेवल तक पहुंच चुकी है, ये इसके लिए इन्होंने एक इंडेक्स लॉन्च किया 2006 में। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एक इंडेक्स लेकर आया 2006 में। इंडेक्स का नाम था ICA ग्लोबल 300। फाइन, ग्लोबल 300, ICA ग्लोबल 300 इंडेक्स का नाम है। तो इस इंडेक्स में उनको करना क्या था? डेमोन्स्ट्रेट द स्केल ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, डेमोन्स्ट्रेट द स्केल ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। सो इट केम इन 2006, आपका पहला इंडेक्स था, दुनिया में पहली बार एक इंडेक्स बनाया गया जो आपका दुनिया भर को एक स्केल दिखाएगा कोऑपरेटिव मूवमेंट की, और ये स्केल 2006 में बनाई गई, ये इंडेक्स 2006 में बनाया गया। इंडेक्स का नाम है ICA ग्लोबल 300, जिसमें ये 300 जो है ये क्या है? ये यही कोऑपरेटिव फेडरेशंस है जिनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ICA। फाइन, लेकिन 2006 में ये इन्होंने सक्सेसफुली हर साल इस इंडेक्स को पब्लिश किया, और लास्टली इस इंडेक्स को बंद किया जाता है 2011 में। सो 2011 के बाद हमने ICA ग्लोबल 300 को पब्लिश नहीं किया। तो ICA इस इंडेक्स को 2011 में बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि यही चीज करने के लिए और इसी चीज को और अच्छे तरीके से करने के लिए इन्होंने अगले ही साल 2011 में आपका ग्लोबल 300 बंद हो जाएगा, 2012 में आपका एक नया इशू शुरू हो जाता है, दैट इज वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर। तो ये एक इशू पब्लिश करता है आपका ICA, वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2012 से शुरू होता है, हर साल पब्लिश होता है। तो 2012 से दुनिया भर में कोऑपरेटिव मूवमेंट की स्केल क्या है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कहां से आ रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कितना टर्नओवर है उनका, फाइन, ट्रिलियंस में उनका टर्नओवर है, कितनी पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, कौन से सेक्टर्स में प्रोडक्शन हो रही है, कौन से सेक्टर्स में लॉसेस हो रहे हैं, फाइन, ये सारा दिखाने के लिए अब दुनिया भर में वी हैव वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर। ये हमने 2012 से शुरू की, और वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर का मकसद क्या है? ये रिपोर्ट करता है द वैल्यू एंड इंपैक्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कोऑपरेटिव्स का सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है हमारी इकोनॉमी में, सोशियोलॉजी में, सोसाइटी में इसका क्या इंपैक्ट है, कोऑपरेटिव्स का इकोनॉमिकली इन कोऑपरेटिव्स का क्या इंपैक्ट है। अगर मैंने आपको कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें 100 करोड़ लोग काम करते हैं, तो आप बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा एक आपका सेक्टर, एक आपका कंपोनेंट बनेगा आपकी इकोनॉमी का। बिल्कुल ऐसे ही कोऑपरेटिव्स एक ऐसा बड़ा आपका सेक्टर है, एक ऐसा बड़ा आपका सेक्शन है जिसमें 100 करोड़ लोग आपके इसके साथ इन्वॉल्व है। तो आपको समझ आनी चाहिए कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा हमारी सोसाइटी पे और हमारी इकोनॉमी पे।
तो वो वैल्यू क्या है उसका, उसका इंपैक्ट क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है कोऑपरेटिव्स का, कहां से ये कोऑपरेटिव्स आपकी कहां प्रोडक्शन कर रही है, कहां लॉसेस हो रहे हैं, कहां प्रॉफिट्स कमाए जा रहे हैं, किस सेक्टर में कोऑपरेटिव्स ज्यादा बन रही, ये सारा आपका इस रिपोर्ट में पब्लिश होता है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर में। तो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर इट रिपोर्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स। अब ये वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर पब्लिश कौन करता है? आईसीए। लेकिन आईसीए इसको अकेले पब्लिश नहीं करता, ये इसको यूरेक्सी के साथ पब्लिश करता है। So it is published along with European Research Institute on Cooperatives and Social Enterprise. European Research Institute on Cooperatives and Social Enterprise, ये आपका यूरेक्सी है जो यूरोप में काम करता है। तो आईसीए और यूरेक्सी मिलकर वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर पब्लिश करते हैं और ये रिसेंटली पब्लिश हुआ 2020 में। और 2020 की जो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट है वो मैंने ऑलरेडी आपके ऐप में भेज दी है along with the PDF of this lecture। आप अपनी ऐप में वो देख सकते हो। वो रिपोर्ट में उन्होंने ग्राफ्स दिए होते हैं, डेटा दिया होता है सारी कोऑपरेटिव्स का वर्ल्ड ओवर। फाइन, सो ये आपकी थी वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर कि इसको पब्लिश करता है आईसीए विद यूरेक्सी। और काम क्या है? टू एक्चुअली रिपोर्ट द इंपैक्ट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोऑपरेटिव्स। सो कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन, अब हम देखेंगे वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2020। सो 2020 की जो ये रिपोर्ट आई है, जो मैंने ऑलरेडी आपकी ऐप में आपको दे दी है, वहां पर उससे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालेंगे। अब देखिए, इस 2020 की रिपोर्ट का जो थीम है दैट इज एक्सप्लोरिंग द कोऑपरेटिव इकोनॉमी। तो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर जब आप डाउनलोड करेंगे आपको दिखेगा पहले ही पेज पर दिस इज रिटन द एक्सप्लोरिंग द कोऑपरेटिव इकोनॉमी, यानी दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा लोग जिसके साथ जुड़े हुए हैं इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी में उसका रोल क्या है उसको एक्सप्लोर करने के लिए 2020 की ये मॉनिटर रिपोर्ट थी। अब इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ कमाल की चीजें बताई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहां पर। पहले आपको समझना है ये आपका आईसीए देता है अलोंग विद द यूरोपियन इंस्टीट्यूट। फाइन, तो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2020 में उन्होंने ये बताया कि हमने जो ये मॉनिटर रिपोर्ट बनाई है इसको बनाने के लिए जो डेटा हमने गैदर किया है वो हमने किया है 4000 से भी ज्यादा कोऑपरेटिव्स जो दुनिया भर में फैली हुई है, वहां से हमने डेटा गैदर किया है। चाहे वो अमेरिका से हो, यूरोप से हो, एशिया पैसिफिक से हो, अफ्रीका से हो, हर एक कॉन्टिनेंट से उन्होंने कोऑपरेटिव्स से डेटा लिया। 4000 से ज्यादा कोऑपरेटिव्स का डेटा लिया ये मॉनिटर रिपोर्ट बनाने के लिए। और फाइनली उन्होंने ये कहा कि हमारी दुनिया में टॉप जो 300 कोऑपरेटिव्स है, टॉप 300 कोऑपरेटिव्स जो पूरी दुनिया में है, उन 300 कोऑपरेटिव्स का जो एनुअल टर्नओवर है वो है मोर देन $2 trillion। $2 trillion is the turnover of the top 300 cooperatives of the world। फाइन, और इन 300 कॉपरेटिव्स में जिनका इतना बड़ा टर्नओवर है, जो इतना बड़ा काम करते हैं पूरी दुनिया में, जिनकी ग्लोबल वैल्यू चेन्स फैली हुई है, पूरी दुनिया में जो चीजें बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, ऐसी कॉपरेटिव्स में सबसे ज्यादा जिसका हिस्सा था वो इंश्योरेंस सेक्टर है। क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर। यानी इन टॉप 300 कंपनीज में जिनका एनुअल टर्नओवर $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? इंश्योरेंस सेक्टर का 39%। फिर है सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो कोऑपरेटिव्स है उनका 31.7%। आपको ये याद नहीं रखना है, बस आपको ये चीजें याद रखनी है कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, ये एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रखना है। उसके बाद नंबर 3 जो होलसेल और रिटेल कोऑपरेटिव्स है, जो होलसेल लेवल पर और रिटेल लेवल पर ट्रेड करते हैं, उनका नंबर 3 पे ग्लोबल शेयर है 17.7%। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, उनका शेयर कितना है? 7%। और हेल्थ एजुकेशन में जो कोऑपरेटिव्स काम करते हैं उनका शेयर है ओनली 1%। एंड फाइनली जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं उनका शेयर भी सिर्फ 1% है। नाउ दिस वाज गिवन इन योर वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट। और इस कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट को
इनकी इसकी जो थीम थी दैट वाज एक्सप्लोरिंग द कोऑपरेटिव इकोनॉमी। नाउ इसके बाद तो हमने आईसीए को स्टडी किया। आईसीए ने इंडेक्स शुरू किया था 2006 में, जिसको 2011 में बंद किया। इंडेक्स का नाम क्या था? आईसीए ग्लोबल 300। उसके बाद हमने वर्ल्ड मॉनिटर रिपोर्ट की। ये जो 300 है, ये वही 300 जो ग्लोबल 300 की बात की थी हमने पहले इंडेक्स में। अब यहां पर वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर भी देख लिया। अब हम आईसीए का कुछ इंपॉर्टेंट उसके कुछ फैक्ट्स देखेंगे। अब देखिए, आईसीए का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है, बेल्जियम में। और आईसीए के जो इस वक्त प्रेसिडेंट है दैट इज आरियल ग्वार्गो। ये आरियल ग्वार्गो इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए। और आपको याद रखना है कि आईसीए का लोगो कैसा है। आईसीए का लोगो एक फ्लैग जो उनका है उसमें एक रेनबो उन्होंने बनाया है आगे, और कुछ डव्स है, कुछ परिंदे हैं जो उस रेनबो से उड़ रहे हैं, सिग्निफाइंग कि आपकी कोऑपरेटिव्स पूरी दुनिया में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। तो आपका जो ये फ्लैग है, जो कोऑपरेटिव्स आईसीए का फ्लैग है, उसमें जो ये रेनबो है, इस रेनबो में जो भी कलर उन्होंने इस्तेमाल किया है उस कलर का अपना अपना मतलब है। सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया है रेड कलर। रेड का मतलब है करेज। तो उन्होंने जो अपने वेबसाइट पे ये चीजें डाली है कि आपका जो फ्लैग है उस फ्लैग में जो कलर है, कलर का ये मतलब है। तो रेड कलर का जो मतलब है दैट इज करेज, जो करेज दिखाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज दुनिया भर में। ऑरेंज कलर का मतलब है विजन ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी आप एक मनी रत्नम की तरह सिर्फ मिल्क में नहीं रहना है, बल्कि आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं, इसका पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है। तो विजन ऑफ पॉसिबिलिटीज। ग्रीन का मतलब है ग्रोथ, यानी कोऑपरेटिव्स एक जगह पर स्टैटिक नहीं रह सकती, कंटिन्यूसली अपनी मेंबरशिप बढ़ानी है, कंटिन्यूसली ग्रो करना है। तो ग्रीन का मतलब ग्रोथ। येलो का मतलब है कि जब आप ग्रो करते हैं, यानी ग्रीन में जो आपने चैलेंज एक्वायर किया है उसमें, उस ग्रोथ में आपको कौन कौन से चैलेंजेस सामने आएंगे उसका सामना करना, स्ट्रेटेजाइज करना, उसके लिए प्लानिंग करना, उसका मतलब है येलो। उसके बाद उन्होंने इस्तेमाल किया स्काई ब्लू। स्काई ब्लू का मतलब है फार होराइजन्स, यानी सिर्फ अपनी हद तक नहीं देखना, ग्लोबल यूनिटी तक सोचना है आपको, इंटरनेशनल लेवल तक सोचना है। ये है कोऑपरेटिव्स का सबसे बड़ा फायदा, ग्लोबल यूनिटी। साथ में जो अनफॉर्चुनेट है उनके लिए एजुकेशन के लिए कुछ करना, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना। ये वही है जो 7th प्रिंसिपल था रॉचडेल पायनियर्स का, कंसर्न फॉर कम्युनिटी। फाइन, फार होराइजन्स रखने हैं अपने। उसके बाद डार्क ब्लू कलर। डार्क ब्लू कलर का मतलब है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म यानी उन लोगों को भी याद रखना जो अनफॉर्चुनेट, जो लेस फॉर्चुनेट है, जिनको फॉर एग्जाम्पल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है उनके पास फॉर एग्जाम्पल दे आर द पीपल दैट आर द बॉटम मोस्ट स्ट्रेटम ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास दे आर नॉट एबल टू मीट देयर टू नीड्स। आपके दिन में खाना नहीं मिलता, उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, हेल्थ नहीं मिलती, उनको याद रखने के लिए डार्क ब्लू का ये बैंड लगाया गया है। फाइनली वायलेट कलर, जिसका मतलब है वार्मथ, ब्यूटी एंड फ्रेंडशिप। तो दीज आर योर 7 कलर्स ऑफ आईसीए फ्लैग। और इनका जो करंट लोगो है, आईसीए का लोगो इस वक्त आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ कोऑपरेटिव बनाकर मैरून कलर का इनका इस वक्त लोगो है। फाइन, ये हो गया आईसीए। उसके बाद कुछ और फैक्ट्स है, मे बी वो सवाल है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज कंसिडर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है आपका 2012। So 2012 is considered as the international year of cooperatives. ये वही साल है जब दुनिया में पहली वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट आई थी। So that is your international year of cooperatives, as well as you have international cooperative day. आपका इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे भी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और ये सेलिब्रेट कब होता है? हर साल जुलाई के मंथ में, यानी अगले महीने में सेलिब्रेट होगा। किस दिन सेलिब्रेट होगा? जो भी उस मंथ की पहली सैटरडे होती है उसी दिन आपका वर्ल्ड कोऑपरेटिव डे मनाया जाता है। सो द फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी जुलाई एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। तो इस साल वो मोरलेस 4 या 5 जुलाई हो सकता है, तो वो आप देख लेना। उस वक्त जब जुलाई में वर्ल्ड कोऑपरेटिव डे, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया जाएगा, तो उसकी थीम क्या है? तो इस पिछले साल की जो थीम थी 2020 की थीम क्या थी इस डे की? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। बिकॉज अभी जो क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सी लेवल राइज, ये सारी चीजें जो हो रही है
उसको दिमाग में रखते हुए कोऑपरेटिव्स ने जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया, दैट वाज डेडिकेटेड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो कोऑपरेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन वाज द थीम ऑफ 2020's इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। अगर इस साल का जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे आएगा, दैट विल कम ऑन 5th जुलाई, मे बी अगले महीने 5th जुलाई 2021। सो उसकी बस आपको थीम याद रखनी है और कहां पर आपका इवेंट हुआ वो यहां पर अपडेट कर देना उस वक्त। फाइन, सो दिस वाज इट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी कवरिंग द हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। फिर इंडिया से हम देखेंगे हम कहां तक पहुंचेंगे। फाइन, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू टुमारो सेम टाइम। बाय बाय।